आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें प्लीज। आज आप लोग के समक्ष आकर आप लोग को ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि एक हमारा एनडीपीएस का मुकदमा हुआ था और उस मुकदमे में ये ज्वालाजी थाने में मुकदमा हुआ था और इस मुकदमे में 75/25 ज्वालाजी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा, जिसमें कि 139 ग्राम चरस पकड़ी गई थी। और इसमें जो आरोपी था उसका नाम शरीफ दीन है, पुत्र करमदीन है। ये निवासी गांव बल्हार के हैं, तहसील खुंडिया, जिनकी उम्र 47 वर्ष है। जब इनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ उसके बाद जो हमारी एनडीपीएस में 68F2 जो कि हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की पावर देती है, और उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत इसमें जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो इसकी जो हमें अचल संपत्ति आई सामने वो आई 14,09,845 रुपये। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 14,09,845 रुपये। इस व्यक्ति के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में ये बताना चाहूँगा कि 2016 में भी इनके खिलाफ एक FIR हुई थी जिसमें कि 87 ग्राम के आसपास चरस पकड़ी गई थी। 2017 में भी एक केस हुआ, 2021 में भी एक केस हुआ था और 2025 में भी एक केस हुआ। मतलब आप इसमें ये समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में ये किसी न किसी फॉर्म से एनडीपीएस के इलीगल बिजनेस में ये इन्वॉल्व था और उसने उस इलीगल बिजनेस से जो ड्रग मनी इसने अक्यूमुलेट करी पिछले 6 सालों में, उस ड्रग मनी का जो इवेल्युएशन हुआ, एनालिसिस हुई, वो हुई 14,09,845 रुपये। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इसमें SHO की तरफ से फ्रीजिंग ऑर्डर पास होता है, ये फ्रीजिंग ऑर्डर SHO की तरफ से पास हुआ 3 अप्रैल 2026 को। उसके बाद ये फाइनली जो फ्रीजिंग ऑर्डर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो दिल्ली में होती है वो इसको अप्रूव करती है। 3/4/2026 को जब इसके फ्रीजिंग ऑर्डर को SHO द्वारा अप्रूव किया गया तो 10/4/2026 को हमारी हियरिंग हुई और उस हियरिंग के दौरान जो हियरिंग हमारी दिल्ली में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके समक्ष होती है और उनके सामने हम ये बताते हैं कि इस व्यक्ति ने पिछले 6 साल से ड्रग मनी के थ्रू उसने कौन कौन से एसेट जनरेट किए हैं। अगर मैं इसकी एसेट की बात करूं तो इस पूरे ऑर्डर में जो फ्रीजिंग ऑर्डर है 14 लाख का, इस पूरे ऑर्डर में इसने करीब 3 मरला जमीन जो है उसको फ्रीज किया है अथॉरिटी ने, जिसका खाता नंबर 350 है, खतौनी नंबर 422 है और खसरा नंबर 1819 है और जिसकी तकरीबन अगर एरिया वो 3 मरला है। अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करूं तो 1450 स्क्वायर फीट की जो लैंड है वो फ्रीज हुई है। देहरा जिले में ये हमारा दूसरा मुकदमा है जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें फ्रीजिंग ऑर्डर मिले हैं। इसके पहले एक हमारा केस और हो चुका है हरिपुर का 47/25 जिसमें कि विक्रम सिंह जो कि मुही गांव से हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी फ्रीज हुई थी जिसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो 25,38,778 रुपये है। तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो देहरा जिले में 2 फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में फ्रीजिंग ऑर्डर पास हुआ है जिनकी टोटल एक्यूमुलेटेड ड्रग मनी से जोड़ी हुई संपत्ति है वो है 39,48,623। इसी कड़ी में अगर मैं जब से ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट देहरा का निर्माण हुआ और 2025 और 2026 की अगर मैं आपको फिगर दूं तो अभी तक पूरे 2025 से लेकर आज की डेट तक पूरे देहरा जिले में 74 मुकदमे दर्ज हुए हैं एनडीपीएस के, जिसमें 38 केसेस चरस के हैं, जिसमें 13 किलो 672 ग्राम चरस की रिकवरी हो चुकी है। चिट्टा के 27 केस हुए हैं जिसमें कि 143.80 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। एक आपने बीच में न्यूज में देखा होगा कि एक एनडीपीएस में सेक्शन है 27 जिसमें कि कंजम्पशन के माध्यम से भी लोगों को एनडीपीएस में बुक किया जाता है। उसमें सिंपल तरीका ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास चरस या उसने अफीम या हेरोइन को कंज्यूम किया है पर अगर उसके पोजीशन में कोई चीज नहीं मिलती है तो सेक्शन 27 ये अथॉरिटी देती है कि आप उसका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल को प्रिजर्व कराएं और फोरेंसिक लैब से जब एक कंफर्मेशन हो जाए कि उसने किसी न किसी फॉर्म से कॉन्ट्राबैंड को कंज्यूम किया है तो सेक्शन 27 के तहत में भी उसमें FIR होती है। और उस तरह से हमारे देहरा जिले में हमने इस टाइप से 4 केसेस किए हैं। तो टोटल अगर मैं 74 केसेस की बात करूं तो 119 अभी तक इसमें आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 115 जो मेल हैं और 4 महिलाएं हैं। अगर मैं इसको और थोड़ा सा विभाजन करूं तो 2025 में हमने टोटल 44 केसेस किए थे और 2026 में मात्र अभी मई महीना शुरुआत हुआ है, हम 30 केस दे चुके हैं।
इसका मतलब ये है कि पिछले साल से इन 5 महीनों में 95.45% की बढ़ोतरी हुई है केस के रजिस्ट्रेशन में। साथ में जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश दिए गए और हमें जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जो आदेश दिए गए, जिसमें कि डिमोलिशमेंट और इंक्रोचमेंट के केसेस हैं, उसमें हमारे देहरा में 4 प्रॉपर्टी हैं जिनको डिमोलिश की गई हैं, जो कि एनडीपीएस में पाई गई थी। साथ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, सरकारी जो मुलाजमान थे, किसी न किसी फॉर्म से एनडीपीएस में जिनके मुकदमे हुए हैं, इस तरह के 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या तो डिसमिस किया गया या टर्मिनेट किया गया है या उनको सस्पेंड किया गया है। अगर मैं बात करूं जो एक हमारे यहाँ पे पिट एनडीपीएस को लेकर जो कार्रवाई की जाती है, पिट एनडीपीएस में अभी तक देहरा जिले में रिसेंटली अभी आप लोग के माध्यम से भी सूचना दी गई थी, उसको जोड़कर 9 मुकदमे जो है वो पिट एनडीपीएस में हमने दर्ज कर लिए हैं और पिट एनडीपीएस में उन डिटेंशन ऑर्डर के कंप्लायंस में उन आरोपियों को जेल में भी उनको भेजा जा चुका है। तो ये अभी आज जो हमारी एनडीपीएस को लेकर जो प्रेस वार्ता थी और जो एनडीपीएस को लेकर जो पिछले 2025 और अभी मई 2026 तक का जो रिपोर्ट कार्ड था वो आपके समक्ष था। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी इम्पॉर्टेंट एनडीपीएस में 68F में एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी देती है कि जिसमें आप जो ड्रग मनी के थ्रू बनाया गया इलीगल एसेट है, आप उसको फ्रीज कराते हो और फ्रीज कराने के बाद वो तब तक फ्रीज रहता है जब तक कि उसका केस में ट्रायल और जब तक आगे ट्रायल में जो भी जजमेंट आता है तब तक उसको फ्रीज रखते हैं। अगर आरोपी इसमें एक्यूज पाया जाता है और अगर कन्विक्शन हो जाता है तो उसके बाद इसमें फोरफीचर की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि प्रॉपर्टी ही पूरी अटैच कर दी जाती है, तो वो जजमेंट के बाद होता है। पर हमारे अभी देहरा जिला में 2 केसेस इस तरह के हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो अचल संपत्ति फ्रीज हो चुकी है वो अभी तक 39,48,623 की फ्रीज हुई है। सर जो ये नशे की जो आपने बात कही है सर, इसमें सर देखा जा रहा है यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? चिंताजनक विषय है सर ये बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है कि जो हमारे यूथ हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट ये है कि हम अपने यूथ को इस पूरे ड्रग के सप्लाई चेन नेटवर्क से हम दूर रख सकें। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट ड्रग सप्लायर्स हैं उन पे टारगेट किया जाए, उनको हिट किया जाए। और 2025 में हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने 42 नाम को आइडेंटिफाई किया था। पूरे देहरा जिले की बात करूं तो उन 42 में अभी तक हम 37 लोगों को उठा चुके हैं और जो 4-5 लोग हैं वो या तो डॉर्मेंट हो चुके हैं या फिर वो किसी और गतिविधि के थ्रू कर रहे हैं जिनको हमारी पुलिस सर्विलांस में रखी हुई है, उन पे भी हमारा जो चेक बना हुआ है। पर मैं आप लोग के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो ये ड्रग की समस्या है ये हमारी पूरे सोशल और सोसाइटी की समस्या है और इसको लेकर हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या फिर हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी हमें आदेश मिले हैं उसमें चाहे चिट्टा वॉकाथॉन हो, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे अवेयरनेस के लिए जो भी तरीके अपनाए गए, नशा निवारण समिति का गठन होना, उसके बाद स्कूल और विद्यालय में जो हमने कानून विद्यालय की एक पहल करी उसके थ्रू लोगों के बीच में जागरूकता का मैसेज देना, इन सब के बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जितना ज़्यादा आप हमें एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देंगे, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप एक स्पेसिफिक इनपुट दें। ये वाले इनपुट से काम नहीं चलेगा कि हमने सुना है कि वहाँ ऐसा होता है, इस पे काम नहीं होता। कॉन्क्रीट इनपुट का मतलब है कि अगर आपके पास सॉलिड जानकारी है कि फला व्यक्ति करता है, मैंने पहले भी आपको सूचित किया है कि आपको थाने या ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप एनोनिमस तरीके से भी अपनी डाक को यहाँ भेज सकते हैं या फिर जो ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके माध्यम से आप अगर स्पेसिफिक इनपुट देंगे तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी टीम उस इनपुट पे काम करे, उसको मैच्योर करे और वहाँ पे हम सफलता को पाने की कोशिश कर सकते हैं। सर, कानून विद्यालय से तो आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं वो कॉलेज के पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या विचार है? कॉलेज के जो युवा हैं उनके लिए भी हमारा, मैंने जैसे आपको यही बोला कि जो हमारे यूथ हैं इनको हम तभी संभाल सकते हैं, तभी बचा सकते हैं जब पूरी सोसाइटी इसमें काम करे। अब कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं वो होते हैं कॉलेज के प्रोफेसर और उनके जो पीजी में जहाँ पे रह रहे हैं। मैं वहाँ के सारे पीजी ओनर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कॉलेज के प्रोफेसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी बच्ची अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो बताएं। हमारा मेन ओरिएंटेशन उनको पनिशमेंट नहीं देना है, ना उनको ऐसा करना है कि हमने एनडीपीएस में उनको बुक करना है।
अगर उनको किसी भी फॉर्म से रिहैब सेंटर के थ्रू या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू अगर उनको हम सही डायरेक्शन में ला सकते हैं, वो हमारा अचीवमेंट होना चाहिए। तो इसमें मेरा यही कहना है कि कॉलेज के जितने भी यूथ हैं उनको भी एक तरह से इस चीज़ को लेकर समझना होगा कि अपने करियर पे फोकस करें बजाय कि इन चीज़ों पे इन्वॉल्व हों। साथ ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपसे, अब जो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है? इसमें जैसे आपको ये माध्यम से मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने देखा है कि हमने यहाँ पे नाइट पेट्रोलिंग का एक चार्ट बनाया हुआ है और इसमें हर दिन के लिए हर थाने का एक प्रॉपर गश्त एरिया बनाया हुआ है। इवन उसमें गश्त एरिया में जितने भी हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स हैं वो खुद निकल रहे हैं और इवन मैं खुद उसमें निकल रहा हूँ। साथ में नाइट पेट्रोलिंग के बाद जो हमारी एक इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस होती हैं जिसमें स्ट्रांग रूम को लेकर और जो हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उन पोलिंग बूथ की एक कैटेगराइजेशन होती है जिसमें कि हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिव और ऑर्डिनरी पोलिंग बूथ का कैटेगराइजेशन होता है और उन कैटेगराइजेशन के हिसाब से वहाँ पे फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो आज हमारी डीसी साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग और हुई है पंचायत इलेक्शन को लेकर। उसमें यही चीज डिस्कस हुआ है कि जितने भी हमारे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं उन पे एडिक्वेट तरीके से डिप्लॉयमेंट करना और उन मापदंडों के हिसाब से डिप्लॉय करना जिन मापदंडों के लिए हमें हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा हमें आदेश दिए गए हैं। और साथ में जब भी यहाँ पे एफएसटी और एसएसटी एक्टिव होगी उनके साथ में एक यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी एक्टिव होगी। और पंचायत इलेक्शन में हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका है कि न्यायपूर्वक और शांतिपूर्वक यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हो, उसके लिए हमारा जो अभी 17 मई को जो एमसी के चुनाव है उनके लिए भी और 26, 28 और 30 को लेकर जो हमारी पंचायत के चुनाव है उनको लेकर भी हमारी स्ट्राइकिंग टीम हमने बना रखी है। और कोशिश हमारी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो सके। सर जो लाइसेंस वेपन है वो क्या जो है आपके उसमें ज्यूरिडिक्शन में वो क्या सारे जमा हुए हैं अभी तक? बिल्कुल, लाइसेंस का अगर मैं आपको फिगर दूं तो अभी तक हमने लाइसेंस की जो डिपोजिशन है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि इसमें कितना फिगर है भी इलेक्शन वेपन का। इसमें टोटल जो हमारे जिले में टोटल जो वेपन है वो हैं 3,758 वेपन है पूरे 9 थानों के मिलाकर। और आज तक की जो फिगर है मॉर्निंग की उसमें 37% के आसपास का वेपन डिपोजिशन हो चुका है। और इन वेपन डिपोजिशन को लेकर भी हमने एक थाने लेवल पे मीटिंग की हुई है जिसमें कि सारे एसएचओज को डायरेक्शन ये दी हुई है कि एक तो है कि थाने में आके आप वेपन डिपोजिशन करवाएं और अगर किसी कारण से अगर आप वहां नहीं आ सकते हैं तो हमने एक हर थाने पे एक डेडिकेटेड टीम बना रखी है और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पंचायत ग्रुप का उनके माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है कि कौन सी पंचायत में कब पुलिस की टीम जाके वहां पे डिपोजिशन में सहायता करवा सकती है। तो मेरी आपके माध्यम से ये भी एक रिक्वेस्ट है सारी अपनी जनता से कि अभी 3 दिन का ही टाइम हुआ है, 37% डिपोजिशन हो चुका है वेपन का और हमारा टारगेट होना चाहिए 100% वेपन डिपोजिशन का। तो आप लोग सहयोग करें और वेपन को डिपॉजिट करें क्योंकि इलेक्शन टाइम पे अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो इसमें जैसे पहले भी मैंने बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपी एक्ट में भी इसमें ऑफेंस है, बीएनएस में भी इसका ऑफेंस है और आर्म्स एक्ट में भी इसका ऑफेंस आता है। तो काइंडली इसको इंश्योर करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपन डिपोजिशन में आप सहयोग करें। इसमें टाइम बोर्ड भी है कुछ कितना दिन में? इसमें इलेक्शन से पहले का जो 48 घंटे का साइलेंस जोन होता है उसके पहले डिपोजिशन कराना अनिवार्य है। थैंक यू सर। Which areas are vulnerable, sir? ये इलेक्शंस में देहरादून पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कौन से एरियाज है हाइपर सेंसिटिव बूथ्स वगैरह? टोटल काफी है। काफी नहीं ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी लाइव नहीं इसमें तो ये है रिकॉर्ड में पूछ रहा हूँ। ओके।